नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल के ऑडियो सेक्शन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए विश्व प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक गी ड मोपासों की एक विश्व प्रसिद्ध कहानी लेकर आई हूँ। मैं हूँ पूनम दुआ और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां आपके लिए लाती रहूंगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कहानी का शीर्षक है द ज्वेलरी। ये कहानी दिखाती है कि शहरी लोगों के जीवन में किस तरीके से हमेशा किसी न किसी तरह की विडंबना होती है और नैतिकता की कमी रहती है। ई डी मोपासा 19वीं सदी के फ्रांसीसी लेखक थे जिन्हें शॉर्ट स्टोरीज के मास्टर के रूप में भी याद किया जाता है। इनका जन्म 1850 और मृत्यु 1893 में हुई थी। आइए शुरुआत करते हैं अपनी कहानी की। द ज्वेलरी बाय गी डी मोपासा। लेंटिन जब अपने ब्यूरो सहायक प्रमुख के घर आयोजित पार्टी में था, उसकी मुलाकात एक युवा लड़की से हुई। उसे उस लड़की से बेहद बेशुमार प्यार हो गया। वह लड़की कई वर्ष पहले दिवंगत हो चुके प्रांतीय टैक्स कलेक्टर की बेटी थी। पिता की मृत्यु के बाद वह और उसकी मां रहने को पेरिस आ गई। उसकी मां ने अपने पड़ोस के परिवारों से जान पहचान बढ़ाई। उन्हें आशा थी कि इस तरह वे अपनी बेटी के लिए जीवन साथी खोज पाएंगी। उनकी आय यानी कि इनकम साधारण थी। वे इज्जतदार, सुशील और शांति प्रिय थी। युवा लड़की पूर्णतः भली थी। किसी भी समझदार युवक का यह स्वप्न हो सकता था कि वह अपनी खुशियों के लिए अपना जीवन उसके हाथों में सौंप दे। उसके सरल सौंदर्य में सम्मोहित करने वाली दिव्यता थी। उसके होठों पर निरंतर खेलने वाली उसकी अबूझ मुस्कान उसके सुंदर और पवित्र मन की पहचान थी। हर तरफ उसकी प्रशंसा ही सुनाई देती थी। लोग कहते हुए नहीं थकते थे, वह व्यक्ति कितना खुशनसीब होगा जो उसका प्यार पा सकेगा। उससे उससे बेहतर पत्नी मिल ही नहीं सकती। लेंटिन तब इंजीनियर विभाग में चीफ क्लर्क था। उसे 3,500 फ्रैंक का सामान्य वेतन मिलता था। इससे वह वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बखूबी उठा सकता था। उसने इस अनुपम युवा लड़की के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा तो उसकी ओर से यह मान लिया गया। वह उसके साथ इतना खुश था जिसका बयान नहीं किया जा सकता। उस लड़की ने गृहस्थी और इसके खर्च को बखूबी संभाला और उनका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा। उसने पति की छोटी से छोटी जरूरत का अच्छे से ध्यान रखा, उसे खुश रखा और प्यार किया। वह इतनी मोहक थी कि विवाह के 6 वर्ष बाद लेंटिन को लगा कि वह अपनी पत्नी को अपने हनीमून के दिनों से भी अधिक प्यार करने लगा है। लेंटिन को केवल उसकी दो बातें ठीक नहीं लगती थी। एक तो उसका थिएटर प्रेम और दूसरा नकली गहनों के प्रति उसका आकर्षण। उसकी सहेलियां, कुछ अधिकारियों की पत्नियां, कई बार नए नाटकों की प्रथम प्रस्तुतियों के समय थिएटर में उसके लिए बॉक्स आरक्षित करा देती और उसके पति को भी उसके साथ जाने के लिए बाध्य होना पड़ता, चाहे वे ऐसे मनोरंजक कार्यक्रम में जाना चाहें या नहीं। ये कार्यक्रम दिन भर के ऑफिस के बाद उसे बहुत ही उबाऊ लगते। कुछ समय बाद लेंटे ने अपनी पत्नी से अनुरोध किया कि वह थिएटर जाने के लिए अपने पहचान की किसी महिला से विनती करे कि वह उसके साथ जाए और वापस घर आने तक उसका साथ दे। आरंभ में उसने इस उपाय का विरोध किया, किंतु काफी अनुनय विनय के बाद वह अपने पति की खुशी के लिए ऐसा करने को राजी हो गई। थिएटर के प्रति अपने प्रेम के साथ साथ अब गहनों के प्रति भी उसकी इच्छा उमड़ पड़ी। उसकी वेशभूषा तो पहले की ही तरह अच्छी, सादगीपूर्ण और शालीन थी, किंतु अब उसने अपने कानों में स्फटिक युक्त बड़ी-बड़ी बालियां पहनना शुरू कर दिया, जिनकी चमक ऐसी थी मानो वे असली हीरे की हों। अपने गले में उसने नकली मोतियों का हार और हाथों में नकली सोने के कंगन पहने। उसकी कंघी में कांच के रत्न जुड़े हुए थे। उसका पति प्रायः उसे ताना देता, प्रिय, यदि तुम असली गहने नहीं खरीद सकती तो तुम्हें केवल अपने सौंदर्य और शालीनता के गहनों से सजा होना चाहिए। ये एक स्त्री के नायाब गहने हैं। किंतु मधुर मुस्कान लिए वह कहती, मैं क्या करूं, मुझे गहनों का बड़ा शौक है, केवल यही मेरी कमजोरी है। हम अपना स्वभाव तो नहीं बदल सकते। वह अपनी उंगलियों में मोती का हार लेकर इस तरह घुमाती कि उसमें लगे मोती चमचमाने लगते। वह अपने पति को मनाने के अंदाज में कहती, देखो,
क्या ये सुंदर नहीं है? कोई भी यकीन करेगा कि ये असली है। लैंटन फिर मुस्कुराते हुए जवाब देता, प्रिय, तुम्हारी पसंद दुनिया से अलग है। कभी कभी शाम को वे जब आग के पास बैठकर निजी वार्तालाप कर रहे होते, तब वे टी टेबल पर मोरक्को लेदर बॉक्स रख देती और लैंटिन कह उठता, इसमें कूड़ा है। किंतु वह नकली गहनों को ऐसा ध्यान लगाकर देखती मानो वे उसे कोई गहन अबूझ खुशी प्रदान कर रहे हो। प्रायः वह अपने पति को एक नेकलेस पहनने पर मजबूर करती और दिल खोलकर हंसते हुए कहती, बड़े अजीब लग रहे हैं आप। फिर वह अपने पति की बाहों में समा जाती और उसे प्यार से चूम लेती। सर्दियों की एक शाम वह नाट्य संगीत का कार्यक्रम देखने गई और ठंड में ठिठुरते हुए घर लौटी। अगली सुबह उसे जोरों की खांसी हो गई। फेफड़ों के संक्रमण के कारण 8 दिनों बाद उसका देहांत हो गया। इस घटना से लैंटिन बुरी तरह टूट गया और उसके बाल 1 महीने में ही सफेद हो गए। उसका दिल टूट चुका था। दिवंगत पत्नी का आकर्षण, उसकी आवाज, उसकी मुस्कान वह भुला ना पाता और उसका रुदन चलता रहा। समय व्यतीत हुआ पर उसका दुख कम न हुआ। ऑफिस में प्रायः कामकाज के दौरान जब उसके सहयोगी किसी प्रमुख विषय पर विमर्श कर रहे होते, अचानक ही उसकी आंखें डबडबा जाती और उसकी सिसकियां उसे दुख से राहत प्रदान करती। उसकी दिवंगत पत्नी के कमरे में सभी चीजें उसी तरह पड़ी रही जिस तरह वे उसके जीवित होने के समय थी। उसके सभी फर्नीचर, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी उसी तरह पड़े रहे जैसे वे उसकी मृत्यु के दिन पड़े थे। समाज से दूर एकांत में रहना और अपने जीवन की उस अमूल्य खुशी के बारे में ही सोचना ही उसका एकमात्र काम रह गया था। जल्दी ही उसका जीवन मानो एक संघर्ष हो गया। उसकी आमदनी, इनकम, जिससे उसकी पत्नी घर के सभी खर्चे पूरे कर लेती थी, अब उससे उसकी तत्काल जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही थी। उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी पत्नी उस आमदनी में कैसे बढ़िया शराब और एक से एक व्यंजन की व्यवस्था कर लेती थी, जो अब वह अपनी नियमित आय से नहीं कर पा रहा है। उसने अब उधार लेना शुरू कर दिया और जल्द ही कंगाल हो गया। एक सुबह उसने पाया कि उसकी जेब में एक सेंट भी नहीं बचा है। तब उसने कोई सामान बेचने का निश्चय किया। तुरंत ही उसे अपनी पत्नी के चमकीले जवाहरात बेचने का विचार आया। वैसे भी नकली जेवरों के प्रति उसके मन में एक प्रकार का विद्वेष था। इन गहनों को देखने मात्र से ही उसके मस्तिष्क में दिवंगत पत्नी की स्मृति मलिन होने लगती। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उसने लगातार खरीदारी की थी और लगभग हर शाम वह नए जेवर लेकर ही लौटती। लेंटी ने एक समय तक तो उन गहनों की ओर ध्यान नहीं दिया, किंतु अब उसने उस भारी नेकलेस को बेचने की सोची जो उसकी पत्नी को बहुत पसंद था और जिससे लगभग 6 या 7 फ्रैंक मिल सकते थे। इस नेकलेस की कारीगरी बहुत सुंदर थी, पर था तो यह नकली। उसने इस नेकलेस को जेब में रख लिया और किसी भरोसेमंद जौहरी की दुकान का पता लगाने निकल पड़ा। थोड़ी ही दूरी पर उसे एक दुकान मिली जहां वह इसे बेचने के लिए घुसा। वह अपनी तंगहाली पर शर्मिंदगी भी महसूस कर रहा था। उसने दुकानदार से कहा, सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि यह नेकलेस कितने मूल्य का है। दुकानदार ने नेकलेस की जांच की, अपने क्लर्क को बुलाया और दबे स्वर में उससे कुछ बात की। इसके बाद उसने गहने को काउंटर पर रखकर उसका प्रभाव जानने के लिए उसे जरा दूर से देखा। लेंटिन को ये हरकतें पसंद नहीं आई और वह बस ये कहने ही वाला था कि ठीक है, मुझे यह पता है, यह बेकार है। इतने में ही जौहरी ने कहा, सर, इस नेकलेस की कीमत तो 12 से 15 हजार फ्रैंक होगी, पर मैं इसे तब तक नहीं खरीद सकता जब तक आप मुझे यह ना बता दें कि यह आया कहाँ से। लेंटिन की आंखें फटी की फटी रह गई। वह इधर उधर देखने लगा, उसे कुछ समझ में नहीं आया। लड़खड़ाती जुबान में उसने कहा, आपको आपको यकीन है कि आप क्या कह रहे हैं? जॉरी ने रूखे स्वर में कहा, आप इसकी कीमत का कहीं और पता लगा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कीमत कोई दे पाएगा। अधिक से अधिक 15 हजार फ्रैंक के लिए मैं तैयार हूँ, इस पर विचार कर सकता हूँ। यदि कोई दूसरा इससे अधिक ना दे पाए तो आप मेरे पास दोबारा आ सकते हैं। आश्चर्यचकित लेंटी ने नेकलेस उठाया और स्टोर के बाहर निकल आया। वह इस पर सोच विचार करने के लिए कुछ समय लेना चाहता था। बाहर निकलने के बाद उसे हंसी आ रही थी। उसने मन ही मन कहा, मूर्ख है मूर्ख। वह क्या उसकी बात विश्वास करने लायक थी? उस जौहरी को तो असली और नकली हीरे का भेद ही नहीं पता।
कुछ मिनटों बाद वह रू दलपे एक शॉपिंग स्ट्रीट में एक दूसरे सुनार की दुकान में गया। दुकान का मालिक उस नेकलेस को देखते ही जोर से बोल उठा, ओह, इसे तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। यह यहीं से खरीदा गया था। परेशान लेंटी ने प्रश्न किया, क्या कीमत होगी इसकी? जी, मैंने इसे 20,000 फ्रैंक में बेचा था। मैं इसे 18,000 फ्रैंक में वापस ले सकता हूँ, किंतु इसके लिए कानूनन आपको मुझे यह बताना होगा कि यह आपके पास कहाँ से आया। लेंटिन हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, किंतु किंतु इसकी अच्छी तरह से जांच कर ली। अभी तक मैं ये समझता था यह नकली है। जौहरी ने पूछा, अच्छा, आपका नाम क्या है? लिंक्डइन। मैं मिनिस्टर ऑफ द इंटीरियर में काम करता हूँ। मैं 16 रूडम आर्ट्स में रहता हूँ। दुकानदार ने अपनी लेखा पुस्तक की जांच की और जानकारी दी। यह नेकलेस 20 जुलाई 1876 को 16 रूडम आर्ट्स के पते पर मैडम लेंटिन को भेजा गया था। दोनों एक दूसरे को घूरकर देखने लगे। लेंटिन आश्चर्य से अवाक था। जौहरी को लगा कि वह कोई चोर है, पर उसने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, क्या तुम यह नेकलेस 24 घंटों के लिए मेरे पास छोड़ सकते हो? मैं तुम्हें इसकी रसीद दूंगा। लेंटी ने तुरंत कहा, हाँ ठीक है। फिर वह रसीद लेकर दुकान से चला गया। अगली सुबह उठकर वह धीरे धीरे ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा, पर ऐसे सदमे के बाद उसे काम करने का मन नहीं हो रहा था। अतः उसने नियोक्ता को पत्र भेजकर ऑफिस न आने के लिए माफी मांगी। उसे याद आया कि उसे जौहरी के पास जाना है। उसे इच्छा तो नहीं थी, किंतु वह नेकलेस उसके पास भी तो नहीं छोड़ा जा सकता था। वह तैयार होकर घर से बाहर निकला। दिन सुहाना था। व्यस्त शहर के ऊपर स्वच्छ नीला आकाश मुस्कुरा रहा था। कुछ लोग फुर्सत में थे और जेब में हाथ डाले टहल रहे थे। उन्हें देखते हुए लेंटे ने मन ही मन कहा, अमीर लोग वास्तव में बड़े खुश हैं। पैसा होने पर भारी से भारी दुख को भुलाया जाना संभव है। जिसे जहां घूमने जाना हो जा सकता है। यात्रा में ध्यान दूसरी ओर चला जाता है और यह दुख का सबसे सही इलाज है। काश मैं धनवान होता। उसे अब भूख लग रही थी, लेकिन उसकी जेब खाली थी। उसने फिर से नेकलेस को याद किया। 18,000 फ्रैंक। 18,000 फ्रैंक बड़ी धनराशि। वह शीघ्र ही रू दलपे पहुंचा और जौहरी की दुकान के सामने सड़क के उस पार खड़ा था। 18,000 फ्रैंक। उसने दुकान में जाने से पहले बीसों बार सोचा। वह झिझक रहा था। वह भूखा था, बहुत भूखा, और जेब में उसके पास एक सेंट भी नहीं था। उसके पास सोच विचार का समय नहीं था। उसने दौड़कर सड़क पार की और सीधे दुकान में घुस गया। मालिक तुरंत आगे आया और विनम्रता पूर्वक उसे बैठने को कहा। दुकान के क्लर्क्स ने उसे बड़े गौर से देखा। जौहरी ने पूछा, मैंने पूछताछ कर ली है और यदि आप गहने को बेचना चाहते हैं तो मैं प्रस्तावित कीमत देने को तैयार हूँ। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। यह कहते हुए लेंटिन की जबान लड़खड़ाई। मालिक ने दराज से 18 बड़े नोट निकाले और लेंटिन के सामने गिनकर उसे सौंप दिए और रसीद पर उसके हस्ताक्षर लिए। लेंटिन ने कांपते हाथों से पैसे अपनी जेब में रख लिए। दुकान से निकलते समय वह फिर दुकानदार की ओर मुड़ा, जिसके होठ पर चिर परिचित मुस्कान थी। उसने नजरें झुकाते हुए कहा, मेरे मेरे पास और भी गहने हैं जो उसी स्रोत से मेरे पास आए हैं। क्या आप उन्हें भी खरीद सकते हैं? दुकानदार ने सिर हिलाते हुए कहा, जी सर, अवश्य। लेंटी ने गंभीर होते हुए कहा, मैं उन्हें आपके पास लेकर आता हूँ। घंटों भर बाद वह गहनों के साथ दुकान पर आ पहुंचा। बड़े हीरे की कानों की बालियां, कीमत 20,000 फ्रैंक थी। कंगन 35,000 फ्रैंक, अंगूठियां 16,000, पन्ने और नीलम का सेट 14,000, मणियुक्त लटकन सहित सोने की चेन 40,000, सब मिलाकर 143,000 फ्रैंक। जौहरी ने चुटकी लेते हुए कहा, एक महिला ने अपनी सारी बचत इन कीमती गहनों में लगा दी थी। लेंटिन ने गंभीरता पूर्वक कहा, पैसे निवेश करने का यह भी एक तरीका है। उस दिन उसने वाइसिन में लंच किया और शराब पी, जिसकी कीमत 20 फ्रैंक प्रति बोतल थी। इसके बाद उसने एक वाहन किराए पर लेकर वॉइस का दौरा किया। चारों ओर वह तिरस्कार भरी नजरों से देखता रहा और लोगों से चीख चीख कर यह कहने से खुद को नहीं रोक सका, मैं भी अमीर हूँ, 200,000 फ्रैंक की पूंजी है मेरी। अचानक ही उसे अपने नियोक्ता की याद आई। वह वाहन से ऑफिस पहुंचा और बड़ी खुश मिजाजी के साथ प्रवेश करते हुए कहा, सर, मैं अपने पद से इस्तीफा देने आया हूँ। मुझे 300,000 फ्रैंक विरासत में मिले हैं। उसने अपने पूर्व सहयोगियों के साथ हाथ मिलाया, उन्हें विश्वसनीय ढंग से अपनी भावी योजनाओं के बारे में बताया
उसके बाद वह भोजन करने कैफे एग्ने चला गया। भोजन के दौरान वह अभिजात्य वर्ग के एक सज्जन के पास बैठा और उसे बड़े ही गोपनीय अंदाज में बताया कि उसे भाग्यवश 400,000 फ्रैंक विरासत में मिले हैं। वह अपनी जिंदगी में पहली बार थिएटर से नहीं ऊबा और शेष रात एक मस्ती भरे मनोरंजक कार्यक्रम में व्यतीत की। 6 माह बाद उसने दोबारा शादी की। उसकी दूसरी पत्नी प्रतिभावान पर गर्म मिजाज थी। उससे वह बहुत दुखी रहा। इस कहानी को पढ़कर पाठक यह निष्कर्ष निकालते हैं कि मिसेस लेंटिन एक अनैतिक महिला रही होंगी, जो कि एक सभ्य जीवन शैली पाने के लिए अपने पति को धोखा दे रही थी। इसके साथ ही साथ हमें महाशय लेंटिन का पाखंड और लालच भी पता चलता है, जो कि अपनी पत्नी की शालीनता, मितव्ययिता की प्रशंसा करते हैं, लेकिन जब वे अमीर हो जाते हैं तो उसी धनराशि को एंजॉय करते हैं और बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल।